everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss your class 12 history latest sample question paper for the academic year of 2023 and 24 which is provided by CBSE board itself. So आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इस सैम्पल पेपर के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि आपके क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है एंड क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इन सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। सो सैम्पल पेपर को डिस्कस करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है, चाहे आप डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहो या फिर वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहो फॉर योर रिवीजन पर्पस, देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड विद दिस, अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो देखना है, देन उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So please once check out my description box to get the link of all the important videos. So now without further delay, let's discuss your latest history sample question paper. So as you all know that कि total 80 marks का आप लोगों का history examination होने वाला है and बाकी का 20 marks आप लोगों को अपने स्कूल से मिलेगा and total timing है 3 hours का, यानी कि 3 घंटे का। So सबसे पहले हम लोग आपके हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सो आपके क्लास 12 हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, एंड टोटल आप लोगों से 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो सेक्शन ए में टोटल आप लोगों से 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में आप लोगों से टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सेक्शन सी में आप लोगों से 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। एंड सेक्शन डी में आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड सेक्शन ई में आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उस क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स। सो टोटल आप लोगों से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड टोटल 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो सेक्शन बी में जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, सो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को 60 to 80 वर्ड्स में देना है एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स को आप लोगों को 300 to 350 वर्ड्स में देना है। सो आई होप कि आपको क्लास 12 हिस्ट्री एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिलेगा, बट सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगा। सो नाउ अब हम लोग आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो आपका पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें आप लोगों से 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। सो खिलाफत मूवमेंट में इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा कौन से डिमांड को रेज किया गया था, कौन से मेन डिमांड को इस मूवमेंट के थ्रू मांगा गया था। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के 11 चैप्टर से पूछा गया है। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो हम लोग सारे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करते हैं, इससे हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सो डायरेक्टली मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड कर देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ टर्की। सो इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा खिलाफत मूवमेंट को इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि टर्की में जो कैलिफेट है सो उसके पावर को रीस्टोर किया जा सके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, which of the following issues did not contribute to the spread of the revolt of 1857। सो इनमें से वो कौन सा इशू है जिस इशू की वजह से 1857 का रिवॉल्ट स्प्रेड नहीं होता है। वो कौन सा इशू है जिस इशू का 1857 के रिवॉल्ट के स्प्रेड होने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के 10 चैप्टर से पूछा गया है, जिस चैप्टर का नाम है रेबल्स एंड द राज। सो हमारा पहला ऑप्शन है इशू ऑफ कार्टरेजेस। सो ये तो सबसे इमीडिएट कज था जिस वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है। सो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो न्यू इनफील्ड राइफल था, सो उस राइफल के कार्टरेजेस में काउ एंड पिग के फैट का इस्तेमाल किया गया था। सो ये कहीं ना कहीं मेन रीजन बन गया था जिस वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। सो ये भी एक इशू था, एक रीजन था जिस वजह से 1857 का रिवॉल्ट होता है और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है। तीसरा इशू है मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लोर। सो ये भी एक र्यूमर था जो कि उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। एंड हमारा फोर्थ ऑप्शन है डिसऑनरिंग द हिंदू वेमेन। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज डिसऑनरिंग द हिंदू वेमेन। सो 1857 के रिवॉल्ट के स्प्रेड होने में इस इशू का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था।
सो जब भी आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चंस को पढ़ते हो, सो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार हमें नॉट दिया हुआ रहता है। सो हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को सिंपली पढ़ लेते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो हमें तीनों ही जो ऑप्शन है वो राइट लग रहा है, सो कौन सा ऑप्शन को हमें टिक करना है। सो क्वेश्चन में कई बार हमें नॉट पूछा जाता है, यानी कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following was the best known ruler of the Satvahana dynasty? सो इनमें से वो कौन से रूलर थे जो कि सतवाहना डायनेस्टी के बेस्ट नोन रूलर थे। सो ये क्वेश्चन आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज गोतामी पुत्ता श्री सतकर्णी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। सो इस पिक्चर को देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा पिक्चर है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज टेराकोटा फिगर डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत। सो ये जो पिक्चर है, सो इस पिक्चर में महाभारत के एक सीन को डिपिक्ट किया गया है। सो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस क्वेश्चन में एक चॉइस प्रोवाइड किया गया है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स जो कि इस पिक्चर को देख नहीं सकते हैं। सो इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज द didactic section of the Mahabharata was added in 200 to 400 century. Which texts do they largely resemble? So ये क्वेश्चन भी थर्ड चैप्टर से ही पूछा गया है। सो महाभारत में हमें दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, पहला है नैरेटिव सेक्शन एंड दूसरा है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो महाभारत में डाइडेक्टिक सेक्शन को लगभग 200 से 400 सेंचुरी के दौरान ऐड किया गया था। सो महाभारत में ये जो डाइडेक्टिक सेक्शन है, सो वो इनमें से कौन से टेक्स्ट से मिलता जुलता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज मनुस्मृति। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट डैश टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। सो अशोका के द्वारा इनमें से कौन सी जगह पे एक पिलर को कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, जो कि एक चिन्ह था कि अशोका इस प्लेस में विजिट किए थे। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के फोर्थ चैप्टर से पूछा गया है, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज लुम्बिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हरप्पन कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है जो कि हरप्पन कल्चर से ही रिलेटेड है। सो चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें चूज करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द मोस्ट यूनिक फीचर वॉज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर। सो हरप्पन कल्चर या फिर सिविलाइजेशन का जो सबसे यूनिक फीचर है वो है अर्बन सेंटर का डेवलपमेंट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, द सेटलमेंट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, दैट इज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। सो हरप्पन सिविलाइजेशन में जो सेटलमेंट था, सो वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड था, पहला सिटाडेल एंड दूसरा लोअर टाउन। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, द ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑर्डिनरी एंड अनप्लान, यानी कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी यानी कि मामूली था एंड अनप्लान था। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में हमें जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है, सो वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था एंड बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग के साथ उस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया था। हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, दैट रोड्स वे नॉट लेड आउट अलॉन्ग अ ग्रिड पैटर्न, यानी कि रोड्स को ग्रिड पैटर्न में नहीं बनाया गया था। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोड्स को ग्रिड पैटर्न में ही बनाया गया था, जहाँ पे हर एक रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में इंटरसेक्ट करता था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। सो देयर आर 2 स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion एंड रीजन। मार्क योर आंसर एज पर द कोड गिवन बिलो। सो ये एक एजर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या होता है। सो सबसे पहले आप लोगों को एजर्शन को पढ़ना होता है। सो एजर्शन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। सो इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये देखना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट रीजन में भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। सो नेक्स्ट आपको इसी स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट भी सही है या फिर नहीं। एंड उसके बाद आप लोगों को ये चेक करना है कि एजर्शन में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, सो क्या उस स्टेटमेंट को रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है, सो क्या वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि एजर्शन को क्या रीजन अच्छी तरीके से करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं। सो इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले आप लोगों को चेक करना पड़ता है एंड उसके बाद राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो एजर्शन में हमें बता रखा है दैट अशोका इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस।
सो अशोका अपने सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल्स को अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए स्टोन सरफेस में लिखा करते थे, स्टोन सरफेसेस में खुदवाया करते थे। एंड इसका रीजन है ही वांटेड टू प्रोक्लेम व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल, यानी कि अशोका चाहते थे कि सारे लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करें। सो इसी वजह से उनके द्वारा स्टोन सरफेसेस में मैसेजेस को लिखा जाता था। सो इसमें एजेशन तो बिल्कुल सही है, अशोका के द्वारा स्टोन सरफेसेस में अपने मैसेज को लिखवाया जाता था ताकि वो सारे ही मैसेज उनके सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स में स्प्रेड हो। बट इसका जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोका ने कभी भी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो तो ये कहते थे कि सारे ही व्यक्ति को हर एक तरीके के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो अगर रीजन में ये लिखा होता कि अशोका अपने धम्मा को प्रीच करना चाहते थे, इसी वजह से उनके द्वारा स्टोन सरफेसेस में अपने मैसेज को लिखवाया जाता था, सो तब ये रीजन सही होता। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि एजर्शन तो सही है बट जो रीजन है वो गलत है। Now our next question is question number 8. Identify the craft center related to the Harappan civilization with the help of the given information. So इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से 2 क्राफ्ट सेंटर से रिलेटेड है। सो इन दोनों ही इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद हमें उस क्राफ्ट सेंटर को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला इन्फॉर्मेशन है दैट बोथ आर नियर द कोस्ट, यानी कि दोनों ही जो क्राफ्ट सेंटर थे तो वो कोस्ट के सामने ही लोकेटेड थे। एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन है दैट दे वेर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो दोनों ही क्राफ्ट सेंटर सेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ही स्पेशलाइज सेंटर थे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज नागेश्वर एंड बालाकोट। एंड ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, विच इज ब्रिक्स बीड्स एंड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक किताब उल हिंद। सो इनमें से कौन से राइटर के द्वारा किताब उल हिंद किताब को लिखा गया था, बुक को लिखा गया था। सो ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अल बिरूनी। सो किताब उल हिंद अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मगध एम्पायर। सो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है जो कि मगध एम्पायर से ही रिलेटेड है। सो आप लोगों को इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो पहला स्टेटमेंट है दैट इनिशियली पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मगध, यानी कि शुरुआत में पाटलिपुत्रा मगध महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुरुआत में पाटलिपुत्रा नहीं बल्कि राजगढ़ मगध महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था। सेकेंड स्टेटमेंट है दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स ऑफ मगध हु रूल्ड इन 6th सेंचुरी BC। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि बिंबिसारा मगध महाजनपद के अर्ली रूलर थे, जिन्होंने 6th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान इस महाजनपद को रूल किया था। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन 6th सेंचुरी BC। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 6th सेंचुरी BC के बाद से ही मगध एक बहुत ही पावरफुल महाजनपद बन चुका था। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है अशोका वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। सो ये गलत है, क्योंकि अशोका नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन 6th सेंचुरी BC। Now our next question is question number 11. Read the following statement carefully and identify the place where this dargah is located from the given option. So इन दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पे ये दरगाह लोकेटेड है। सो पहला स्टेटमेंट है दैट इट इज अ दरगाह ऑफ शेख मुनिउद्दीन चिश्ती, यानी कि ये शेख मुनिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है। एंड दूसरा स्टेटमेंट है दैट अकबर विजिटेड दिस प्लेस मेनी टाइम्स, यानी कि अकबर के द्वारा इस दरगाह पे काफी बार विजिट किया जा चुका है। सो ये क्वेश्चन आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज भक्ति सूफी ट्रेडिशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अजमेर। सो शेख मुनिउद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following country was the source of cotton after the break of the American Civil War in 1861? So ये क्वेश्चन आपके 9th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। सो इनमें से वो कौन सा कंट्री था जो कि ब्रिटेन के लिए सोर्स ऑफ कॉटन बन चुका था जब अमेरिका में 1861 के टाइम पीरियड के दौरान अमेरिकन सिविल वार चल रहा था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो आप लोगों को लिस्ट 1 को करेक्टली लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 3, 4, 1 एंड 2। सो आपको ए को 3 के साथ मैच करना है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बी को आपको 4 के साथ मैच करना है, यानी कि अगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा ही पैसिफिकेशन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था।
सी को आपको 1 के साथ मैच करना है यानी कि फ्रांसिस बुकनन एक ऑब्जर्वर थे, एंड डी को आपको 2 के साथ मैच करना है यानी कि डेविड रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे। एंड ये क्वेश्चन आपके 9 चैप्टर से पूछा गया है, दैट इज कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following led the flag of the revolt of 1857 against the British in Bihar? So इनमें से किस लीडर के द्वारा बिहार में 1857 के रिवॉल्ट को लीड किया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कुंवर सिंह। एंड ये क्वेश्चन आपके 10 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज रेबल्स एंड द राज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज the dash was the amount assessed and dash was the amount collected by the Mughal kings as land revenue. So मुगल किंग्स के द्वारा जितना अमाउंट असिस्ट किया जाता था यानी कि जितना अमाउंट लगाया जाता था लैंड रेवेन्यू के रूप में, सो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? एंड एक्चुअल में जितना अमाउंट कलेक्ट किया जाता था, सो उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज जामा एंड हासिल। सो जितना अमाउंट लगाया जाता था मुगल किंग्स के द्वारा उसको जामा कहा जाता है, एंड जितना अमाउंट एक्चुअल में कलेक्ट किया जाता था सो उसको हासिल कहा जाता है। एंड ये क्वेश्चन आपके 8 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following traveled in the Vijayanagar Empire in the 15th century and was greatly impressed by the fortification of the empire? सो इनमें से वो कौन से ट्रैवलर थे जिन्होंने 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान विजयनगर एम्पायर में ट्रेवल किया था, एंड वो विजयनगर एम्पायर के फोर्टिफिकेशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज अब्दुल रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Abul Fazl was a court historian of which of the following Mughal emperor? सो अबुल फैजल इनमें से कौन से मुगल एम्पायर के कोर्ट हिस्टोरियन थे? सो क्वेश्चन नंबर 17 आपके 8 चैप्टर से पूछा गया है, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, जो अगेन एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज दशहरा फेस्टिवल वाज हेल्ड विद ग्रेट प्रेस्टीज एंड पावर इन। सो इनमें से कौन सी जगह पे दशहरा फेस्टिवल को बहुत ही प्रेस्टीज एंड पावर के साथ सेलिब्रेट किया जाता था? सो ये क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है, एंड इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। Why was the task of defining minority rights in the Constituent Assembly difficult? Choose the correct option from the following. सो माइनॉरिटी पीपल को कितना ज़्यादा राइट्स देना चाहिए? सो इस टैक्स को करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को डिफिकल्टी क्यों फेस करना पड़ा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड्स रिगार्डिंग राइट्स। सो अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग डिमांड था राइट्स को लेकर, माइनॉरिटी पीपल को कितना ज़्यादा राइट्स देना चाहिए। सो इस इशू के ऊपर अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग ओपिनियन था, अलग अलग डिमांड था। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके 12th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। Now our next question is question number 20. Identify the name of the person from the information given below. So यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको उस पर्सन के नेम को आइडेंटिफाई करना है। सो पहला स्टेटमेंट है दैट ही वॉज बॉर्न एट तंगेर इन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली। सो इस पर्सन का जन्म तंगेर में हुआ था, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली में। दूसरा स्टेटमेंट है he considered experience gained through travel as a source of knowledge than books. सो इनके द्वारा ये कंसिडर किया जाता था कि खुद ट्रैवल करके हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है सो वही सोर्स ऑफ नॉलेज होता है देन बुक्स। तीसरा स्टेटमेंट है he had traveled to मिडिल ईस्ट एंड फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका। सो इनके द्वारा मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल किया गया था, एंड ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट में कुछ ट्रेडिंग पोर्ट्स में भी इनके द्वारा ट्रेवल किया गया था। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ही रोट अ बुक नेम रहेला। सो इनके द्वारा एक बुक को लिखा गया था जिस बुक का नाम है रहेला। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इब्न बतूता। एंड ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। नाउ लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. गांधीजी आस्क्ड फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉर द पीजेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। सो इनमें से किस मूवमेंट में गांधी जी के द्वारा ये डिमांड किया गया था कि पीजेंट्स का जो टैक्स है सो उसको कम किया जाए या फिर उसको माफ़ किया जाए?
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज खेदा सत्याग्रह। एंड ये क्वेश्चन आपके 11 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो विद दिस हमारे सेक्शन ए के सारे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको अपने एनसीईआरटी बुक्स के हर एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी भी लाइन से इस तरीके से पूछा जा सकता है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोगों से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। या फिर सिंपली आप लोगों को एक दो स्टेटमेंट दे देगा एंड उसके बेसिस पे आपको किसी प्लेस का नाम आइडेंटिफाई करना है या फिर किसी व्यक्ति का नाम आइडेंटिफाई करना है। सो आप लोगों को अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो नाउ अब हम लोग आपके सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सो टोटल सेक्शन बी में आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 3 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 18 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। सो आवर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द ब्यूरियल साइट इन हड़प्पा। सो हड़प्पा में जो ब्यूरियल साइट है, ब्यूरियल साइट यानी कि हड़प्पा में जो कब्रिस्तान है जहाँ पे हमें कब्र देखने को मिलते हैं, सो हड़प्पा की ब्यूरियल साइट के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। सो मैंने ऑलरेडी क्लास 12 हिस्ट्री के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में इस टाइप के सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अगर मैं अभी भी सारे ही क्वेश्चंस को डिटेल वे में एक्सप्लेन करने जाऊँ सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसी वजह से मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड कर दूंगी। सो आपको उन सारे आंसर्स को खुद से ही पढ़ लेना है। एंड अगर आपको उन सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए देन प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखिए। सो उन सारे वीडियोस में मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के आंसर को प्रोवाइड कर देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। सो अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है सो उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ द ग्रेट बाथ यूज्ड इन द हड़प्पन सेटलमेंट। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जो ग्रेट बाथ मिला है सो उस ग्रेट बाथ के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमें डिस्क्राइब करना है। सो इस क्वेश्चन के भी आंसर को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ। Our next question is question number 23. Critically examine the limitations of the inscriptional evidence in understanding political and economic history of India. So inscriptional evidence में ऐसे कौन से limitation है जिसकी वजह से हम लोग इंडिया के political and economic history को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। So question number 23 आपके second chapter से पूछा गया है, which is Kings, Farmers and Towns. Our next question is question number 24. India had unique system of communication during the 14th century. Examine the statement made by Ibn Battuta. सो इबन बतूता के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया के पास एक यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था। सो इस स्टेटमेंट को ही हमें एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। Next question is question number 25. Analyze the main features of Amara Naika system which was introduced in the Vijayanagar Empire. So विजयनगर एम्पायर में जिस अमारा नायका सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था सो उस सिस्टम के मेन फीचर्स क्या क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपके 7 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगर। Next question is question number 26. Vardhaman auction had a strange twist and was considered a big public event in 1797. Explain the statement. सो वर्धमान में जो ऑक्शन हुआ था 1797 में, यानी कि जो नीलामी हुई थी सो उसको एक बिग पब्लिक इवेंट कंसिडर किया गया एंड उसमें हमें एक स्ट्रेंज ट्विस्ट देखने को मिला। सो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन आपके 9th चैप्टर से पूछा गया है, विच इज कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। Next question is question number 27. The relationship of the sepoys with their superior white officers underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. Support the statement with examples. So Indian sepoys का अपने सुपीरियर वाइट ऑफिसर्स के साथ जो रिलेशनशिप था सो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिले 1857 के रिवॉल्ट से पहले।
सो इस स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है. सो क्वेश्चन नंबर 27 आपके 10 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज रेबल्स एंड द राज. सो क्वेश्चन नंबर 27 में भी एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है. सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है देन इसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो. सो द क्वेश्चन इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, हु मेड दिस रिमार्क. सो ये रिमार्क किसके द्वारा किया गया है? सो यहाँ पे चेरी बेसिकली अवध किंगडम को कहा गया है. सो किस ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा ये कहा गया है कि अवध एक ऐसा चेरी है जो कि एक ना एक दिन हमारे माउथ में यानी कि ब्रिटिश एम्पायर में जरूर इंक्लूड होगा. ब्रिटिशर्स के द्वारा एक ना एक दिन अवध किंगडम को जरूर एनेक्स कर लिया जाएगा. एंड और एक क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इवेंचुअली लेट द चेरी टू फॉल इनटू द माउथ ऑफ द ब्रिटिश. यानी कि ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं या फिर ऐसे कौन से रीजन थे जिसकी वजह से फाइनली ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध किंगडम को फॉर्मली एनेक्स कर लिया जाता है. सो ये क्वेश्चन भी आपके 10 चैप्टर से ही पूछा गया है, विच इज रेबल्स एंड द राज. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है ना. हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है. सो टोटल सेक्शन सी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 8 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा गया है. सो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. द महाभारता इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स अवेलेबल टू हिस्टोरियंस टू स्टडी सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स इन अर्ली सोसाइटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. सो महाभारत एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है जो कि हिस्टोरियंस के पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू हिस्टोरियंस हमारी कंट्री के अर्ली सोसाइटीज़ के सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स को स्टडी कर सकते हैं. सो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है. सो ये क्वेश्चन आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, विच इज किनशिप कास्ट एंड क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 28 में एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारता इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. इन दिस context, what elements do historians consider when they analyze text? Explain this with reference to the text of Mahabharata. So महाभारत को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है. सो इस कंटेक्स्ट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं जब भी वो महाभारत टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है महाभारत टेक्स्ट के ही रेफरेंस में. Next question is question number 29. Examine the evidence that suggests land revenue was important for the Mughal fiscal system. So हमारे पास ऐसे कौन से एविडेंस अवेलेबल है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि मुगल फिजिकल सिस्टम में यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था. सो क्वेश्चन नंबर 29 आपके 8 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट. सो क्वेश्चन नंबर 29 में भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ जमींदार्स इन मुगल एग्रीगियन सोसाइटी. सो मुगल एग्रीगियन सोसाइटी में जमींदार का कैसा कंडीशन होता था. सो ये क्वेश्चन सेम चैप्टर से ही पूछा गया है, विच इज चैप्टर नंबर 8, पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट. Now our last question is question number 30. The Quit India movement, generally a mass movement, justify the statement. सो क्विट इंडिया मूवमेंट सच में एक मास मूवमेंट था. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है. सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके 11 चैप्टर से पूछा गया है, विच इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो क्वेश्चन नंबर 30 में भी एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस 8 मार्क्स के क्वेश्चन है. सो इसी वजह से तीनों ही क्वेश्चन में 3 इंटरनल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर पाए. सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द पॉलिटिकल करियर ऑफ महात्मा गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड. सो हमारे पास ऐसे कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू हम लोग गांधी जी के पॉलिटिकल करियर को एंड हमारे नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से जान सकते हैं. सो अगेन ये क्वेश्चन सेम चैप्टर से ही पूछा गया है, विच इज चैप्टर नंबर 11, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. सो विद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट होता है.
सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको इन सारे आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए देन प्लीज वॉच द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑफ ऑल दिस चैप्टर। सो उन सारे वीडियोस में मैंने और भी कई सारे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शेयर किया है। सो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। सो प्लीज़ आप उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। सारी आंसर्स को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो उन सारे वीडियोस को देखने के बाद पक्का आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। सो नाउ अब हम लोग आपके सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोगों से 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स है 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 12 मार्क्स का आप लोगों से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। सो अवर फर्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। सो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। सो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो हमारा जो पहला सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन आपके 4th चैप्टर से पूछा गया है विच इज थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग। सो उस चैप्टर के सोर्स बॉक्स 4 में आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। सो इस पैराग्राफ का टॉपिक है द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस। सो हम लोग इस पूरी पैराग्राफ को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पर्सन हु परसुएडेड द किंग टू रेनाउंस द वर्ल्ड। सो इस पैराग्राफ में एक पर्सन के बारे में हमें बता रखा है जिनके द्वारा किंग को परसुएट किया गया था, यानी कि किंग को राजी किया गया था, मनाया गया था कि वो अपने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दे, यानी कि उसका त्याग कर दे। सो उस पर्सन को हमें आइडेंटिफाई करना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने 5th लाइन में मिल जाएगा दैट अ क्वीन नेम्ड कमलावती ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। सो इसका आंसर हो जाएगा कमलावती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ओ किंग, धम्मा अलोन एंड नथिंग एल्स विल सेव यू। What does the word Dhamma signifies and whose teachings was followed by the disciple? So इस पैराग्राफ में आपको ये लाइन दिखेगा। सो इस लाइन में जो ये वर्ड है धम्मा, सो ये क्या सिग्निफाई करता है एंड डिसाइपल यानी कि शिष्य के द्वारा किन के टीचिंग्स को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अंडर विच कंटेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अनचक्ड लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट्स वाज टोल्ड बाय द डिसाइपल ऑफ महावीरा। सो किस कंटेक्स्ट में महावीरा के डिसाइपल के द्वारा ये स्टेटमेंट को दिया गया था। सो पहले क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट द क्वीन कमलावती परसुएडेड द किंग टू रिनाउंस द वर्ल्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये होगा दैट द टर्म धम्मा रेफर्स टू द ट्रूथ दैट कैन सेव वन नथिंग एल्स। द डिसाइपल वाज फॉलोइंग द प्रीचिंग्स ऑफ महावीरा। सो ये जो टर्म है धम्मा, सो ये बेसिकली हमारे ट्रुथ को, हमारे सत्य को रेफर कर रहा है, जो कि किसी भी व्यक्ति को सेव कर सकता है और उसका कोई भी चीज़ नहीं है जो कि उसको बचा सकता है सिवाय उसके ट्रुथ के, उसके सत्य के। एंड डिसाइपल के द्वारा महावीरा की टीचिंग्स को ही फॉलो किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वन हु हैज लेफ्ट द वर्ल्डली प्लेजर विल फ्लो लाइक अ विंड एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड विदाउट एनी वरीज। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने वर्ल्डली प्लेजर्स का त्याग कर दिया है, सो वही व्यक्ति एक विंड की तरह फ्लो कर सकता है और एक बर्ड की तरह बिना किसी वरीज यानी कि बिना किसी चिंता के फ्लाई कर सकता है। सो ही वांटेड पीपल टू डिटैच एवरीथिंग, लेट गो ऑफ वर्ड, गिव्स प्लेजर्स एंड क्रिएट्स डिजायर। सो वो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति अपने हर एक चीज़ का त्याग कर दे जो कि उसको प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उसके लिए डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, यानी कि उनकी इच्छाओं को क्रिएट कर रहा है। नाउ अवर नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। सो ये क्वेश्चन आपके 6th चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन से पूछा गया है। सो ये पैराग्राफ आपको अपने सोर्स बॉक्स 3 में मिल जाएगा। सो इस पैराग्राफ का टाइटल है आ डेमन। डेमन का मतलब होता है दानव। सो नाउ अब हम लोग इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ ब्यूटी हैज बीन पर्सोनिफाइड बाय करियक्कल अमैयर। सो करियक्कल अमैयर के द्वारा किस तरीके से ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bulging veins, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach, shouts and wails state the reason behind the poet's condition in the expert given। सो इस पैराग्राफ में पोएट की कंडीशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो क्या वो रीजन था जिसकी वजह से पोएट का ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन द फ्रेज विथ हिज मेटेड हेयर थ्रोन इन ऑल 8 डायरेक्शन। सो किस तरीके से वो अपने मेटेड हेयर यानी कि उजले हुए बालों को 8 डायरेक्शन में फैला रहे हैं। सो नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कराइकल अमैयर पर्सोनिफाइड ब्यूटी एज पे और डिमेनस। सो कराइकल अमैयर के द्वारा पे या फिर डिमेनस के रूप में ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया गया है। सो पे या फिर डिमेनस का मतलब होता है फीमेल डेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द पोएट वॉज मैड एज शी वॉज शाउटिंग एंड वेलिंग इन द डिवोशन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड शी वॉज डेस्परेटली सर्चिंग फॉर हिम इन
Ellen Kadu, and hence her appearance has become bulging veins, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach. यानी कि पोएट लॉर्ड शिवा के डिवोशन में, उनकी भक्ति में बहुत ही ज्यादा मैड थी, बहुत ही ज्यादा पागल थी. सो इसी वजह से उनके द्वारा जोर जोर से शाउट किया जा रहा था एंड वो बहुत ही बेताबी से लॉर्ड शिवा को अलन कड्डू में ढूंढ रही थी. सो अलन कड्डू एक फॉरेस्ट का नेम है जिसको होम ऑफ शिवा माना जाता है. सो इसी वजह से पोएट के अपीयरेंस यानी कि पोएट के लुक को इस तरीके से डिफाइन किया गया है दैट वल्जिंग वेन्स यानी कि उभरी हुई नसें, प्रोट्रूडिंग आईज यानी कि उभरी हुई आंखें, व्हाइट टीथ यानी कि सफेद दांत एंड श्रंकन स्टोमक यानी कि सिकुड़ा हुआ पेट. सो इस तरीके से पोएट के अपीयरेंस को डिफाइन किया गया है क्योंकि वो लॉर्ड शिवा के डिवोशन में पागल हो चुकी थी. एंड द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज द फ्रेंड रेफर्स लॉर्ड शिवा डांसिंग इन Alan Kadu, wherein his mated hair was thrown in all 8 directions while dancing with his limbs freely moving in the air. सो इस फ्रेज का मतलब ये है कि जब लॉर्ड शिवा अलन कड्डू फॉरेस्ट में डांस कर रहे थे, सो जब वो अपने लिम्स से यानी कि अपने लेग्स एंड अपने आर्म्स के थ्रू डांस कर रहे थे, सो डांस करते करते ही उनके जो मेटेड हेयर्स यानी कि उनके जो उजले हुए बाल थे, सो वो 8 डायरेक्शन में एयर में फ्रीली मूव कर रहे थे. नाउ अवर लास्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. सो ये पैराग्राफ आपको अपने 12th चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स बॉक्स 3 में मिल जाएगा. सो इस पैराग्राफ का टाइटल है द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिसशिप बिहाइंड. सो आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा. हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड. हु इज रेफर्ड एज दे इन दिस स्टेटमेंट. सो ये जो स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है दे हैव लेफ्ट अ लेगेसी बिहाइंड, सो इस स्टेटमेंट में दे किन सारे लोगों को कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड. सो ये जो स्टेटमेंट है दे हैव लेफ्ट द लेगेसी बिहाइंड, सो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अल्टीमेट मैसेज स्ट्रेस्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन हिज स्पीच. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो ये स्पीच दिया गया है, सो इसका अल्टीमेट मैसेज क्या है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स चेक आउट द आंसर. सो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा द ब्रिटिश, यानी कि दे यहाँ पे ब्रिटिशर्स को रेफर कर रहा है. Now the answer of the second question is the British did not want Indians to be united. They appealed divide and rule policy for their easy administration and they created a division which had affected the life of the people and entire nation and hence the need to get out of it was insisted. सो ब्रिटिशर्स कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडियन पीपल यूनाइटेड रहे. सो इसी वजह से ब्रिटिशर्स के द्वारा डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को अप्लाई किया गया था ताकि इसके थ्रू वो इंडिया को अच्छी तरीके से एंड ईजी वे में एडमिनिस्टर कर सके. सो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारी कंट्री में एक ऐसा डिवीजन क्रिएट किया गया जिस वजह से हमारा जो एंटायर नेशन है एंड इस नेशन में रहने वाले जितने भी पीपल है, सो उनका लाइफ बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हुआ. सो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है, ये इंसिस्ट किया गया है कि हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है. नाउ द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज he was urging the people of our country not to adopt the legacy left behind by the British called separation or divide and rule policy. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि वो हमारे कंट्री के लोगों से ये अर्ज कर रहे थे, ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ब्रिटिशर्स के लेगेसी को अडॉप्ट नहीं करना है. ब्रिटिशर्स ने अपने पीछे अपना जो एक लेगेसी छोड़ के गया है सेपरेशन का, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, सो इस चीज़ को हमें अडॉप्ट नहीं करना है. सो ये चीज़ हमें सेपरेट इलेक्टोरेट में देखने को मिलता है. सो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था, सो इस वजह से हमारी कंट्री का डिवीजन हो सकता था. सो इसी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये कहा गया है कि हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज पीपल को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. इसके थ्रू हमारी कंट्री का डिवीजन हो जाएगा. ना हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन ई, जिसमें एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो एक क्वेश्चन को ही बहुत सारे क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है. सो हमारा पहला क्वेश्चन है ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल. सो पहले क्वेश्चन में कुछ प्लेसेस का नाम गिवन है. सो इन सारी प्लेसेस को हमें अपने पॉलिटिकल मैप में आइडेंटिफाई करना है. सो पहला है कलीबंगन अ हरप्पन साइट. सो राजस्थान में आपको कलीबंगन को प्लॉट करना है. दूसरा है आगरा अ टेरिटरी अंडर बाबर अकबर एंड औरंगजेब. सो यूपी में आपको आगरा को प्लॉट करना है. तीसरा है सांची अ बुद्धिस्ट साइट. सो मध्य प्रदेश में आपको सांची को प्लॉट करना है. एंड फोर्थ है अजंता अ बुद्धिस्ट साइट. सो अजंता आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा. सो इन सारी जगहों को आपको अपने मैप में प्लॉट करना है. सो एक बार हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं एंड उसके बाद मैप में हम लोग इन सारी प्लेसेस को प्लॉट करेंगे. सो द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द सेम आउटलाइन मैप two places have been marked as A and B
which are the center of Indian national movement. Identify them and write their correct names on the line drawn near them. So इसी सेम पॉलिटिकल मैप में दो प्लेसेस को मार्क किया गया है ए एंड बी के रूप में. सो ये दोनों ही प्लेसेस नेशनल मूवमेंट का सेंटर था. सो इन दोनों ही प्लेसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है. सो ए हो जाएगा अमृतसर एंड बी हो जाएगा चंपारण. सो नाउ अब हम लोग इस मैप को आंसर्स के साथ देखते हैं. सो दिस इज आवर आंसर. सो पहला क्वेश्चन था कलिबंगन. सो राजस्थान में आपको इस जगह पे कलिबंगन को प्लॉट करना है. दूसरा क्वेश्चन था आगरा. सो यहाँ पे आपको आगरा को प्लॉट करना है. तीसरा क्वेश्चन था सांची. सो मध्य प्रदेश में आपको इस जगह पे सांची को प्लॉट करना है. एंड फोर्थ क्वेश्चन था अजंता. सो महाराष्ट्र के इस जगह पे आपको अजंता को प्लॉट करना है. एंड ए में आपको अमृतसर लिखना है एंड बी में आपको चंपारण लिखना है. सो अमृतसर पंजाब में है एंड चंपारण बिहार में है. सो विद दिस आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. सो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 34 के बदले में दूसरे कुछ क्वेश्चंस गिवन है. सो एक बार हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो पहला क्वेश्चन है मेंशन एनी टू साइट ऑफ हड़प्पन पीरियड. सो हड़प्पन पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी दो साइट को आपको मेंशन करना है. सो पहला हो जाएगा हड़प्पा एंड दूसरा हो जाएगा मोहनजोदारो. दूसरा क्वेश्चन है मेंशन एनी वन टेरिटरी अंडर अशोकन एम्पायर. सो अशोकन एम्पायर के अंडर में हमें किसी भी एक टेरिटरी का नाम लिखना है. सो आप दिल्ली या फिर आगरा लिख सकते हो. एंड इसी सेकंड क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया है दैट वेयर इज बृहदेश्वरा टेम्पल लोकेटेड. सो ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है. सो इसका आंसर हो जाएगा थंजावुर. एंड थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू सेंटर ऑफ द गांधीयन मूवमेंट. यानी कि नेशनल मूवमेंट के किसी भी दो सेंटर के बारे में हमें लिखना है. सो पहला आप चंपारण लिख सकते हो. दूसरा आप खेदा या फिर अमृतसर भी लिख सकते हो. सो विद दिस हम लोगों ने आपके क्लास 12 हिस्ट्री के लेटेस्ट सैम्पल पेपर को डिस्कस कर लिया. सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा. सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू. एंड क्लास 12 हिस्ट्री के अलावा अगर आपको अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी ऐसे सैम्पल पेपर के सोल्यूशन वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन. एंड अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. And please don't forget to subscribe to my channel for more important videos like this. So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.